हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल अबाउट सिविल। हमने स्टार्ट कर ली थी यूनिट 2 सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, जिसमें कि हमने इंट्रोडक्शन देख लिया था कि स्ट्रेस होता क्या है। कोई भी रेजिस्टिंग फोर्स जब डेवलप होती है, उसके अंदर आ जाती है किसी मटेरियल के अंदर, जब हम उस पर कोई एक्सटीरियर फोर्स लगाते हैं लोड की फॉर्म में। इस फोर्स को जब हम एरिया से डिवाइड करते हैं तो हम इसे बोलते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। उसके बाद हमने देखा था टाइप्स ऑफ लोड्स। हमने देखा था सबसे पहला डेड लोड्स, जो कि स्टैटिक होते हैं नेचर में, यानी कि रुके हुए होते हैं, जैसे कि किसी भी मटेरियल का सेल्फ वेट। फिर हमने पढ़ा था लाइव लोड, जो कि मूवमेंट करता रहता है, जैसे हमारा वेट लाइव लोड है। या फिर अगर हम किसी ब्रिज की बात कर रहे हैं तो उस पर जो व्हीकल्स जा रहे हैं, या फिर सिंपल रोड की बात कर रहे हैं, उस पर जो व्हीकल्स जा रहे हैं, ट्रक जा रहा है, बस जा रहा है, बस जा रही है, तो ये सब भी लाइव लोड होंगे। उसके बाद थर्ड टेंसाइल लोड्स, जो टेंशन पुल वाले फोर्सेस होती है। पुल मीन्स खिंचाव वाली, उन्हें हम टेंसाइल लोड्स बोलते हैं। फिर कंप्रेसिव लोड्स, जो कि अंदर की साइड किसी मटेरियल में अंदर की साइड लगती हैं, कंप्रेसिव लोड्स। एंड लास्ट इज शेयरिंग लोड्स, जो भी सरफेस के टेंजेंशियल या पैरेलल, मीन्स सरफेस के सेम सरफेस पर लगती हैं पैरेलल में, उन्हें हम बोलते हैं शेयर लोड्स। इसके बाद हमने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, ब्रिटलनेस, मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी के बेसिस पर, जिसको हमने डिटेल में भी पढ़ लिया था। फिर हमने डिस्कस किया था कि स्ट्रेस क्या होता है। स्ट्रेस फोर्स पर यूनिट एरिया होती है, जो रेजिस्टेंस से डेवलप होती है, वो वाली फोर्स। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, जैसा आपको फॉर्मूला दिख रहा होगा फिगर के नीचे। स्ट्रेस इज इक्वल्स टू अप्लाइड लोड अपॉन ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया रेजिस्टिंग द फोर्स, यानी कि वो एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया मीन्स वो वाला एरिया जहाँ पर फोर्स एक्ट कर रही है, इसे हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। सिग्मा इज इक्वल्स टू अप्लाइड लोड अपॉन ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया रेजिस्टिंग द फोर्स। उसके बाद हमने पढ़ा था यूनिट्स ऑफ स्ट्रेस, कि स्ट्रेस की क्या क्या यूनिट्स हो सकती है, किस वैल्यू में एक वैल्यू होती है, फिर आगे उसकी यूनिट होती है, तो उस यूनिट को हम क्या क्या ले सकते हैं। तो एमकेएस सिस्टम में हमने यूनिट देखी, केजीएफ में हम लेते हैं फोर्सेस को, और एरिया को हम ले सकते हैं मीटर स्क्वायर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो हमारे पास दो यूनिट आ जाएंगी, केजीएफ पर मीटर स्क्वायर, और दूसरी यूनिट हमारे पास आ जाएगी केजीएफ पर सेंटीमीटर स्क्वायर। डिपेंड करेगा, एरिया हमने मीटर में लिया है तो मीटर स्क्वायर डिवाइड में, और अगर सेंटीमीटर में लिया है तो केजीएफ अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर एसआई सिस्टम, जो कि स्टैंडर्ड है, हर कंट्री इसको फॉलो करता है, तो और अब ये हमेशा यूज़ होने वाला है एसआई सिस्टम। और तो एसआई सिस्टम में हम फोर्स को लेते हैं न्यूटन में, और एरिया को हम मीटर में भी ले सकते हैं या फिर सेंटीमीटर में भी ले सकते हैं। तो अगर हम मीटर में लेते हैं तो स्ट्रेस की यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और अगर हम एरिया को सेंटीमीटर में लेते हैं तो उसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक हमें क्लियर था स्ट्रेस और स्ट्रेस की यूनिट्स क्या होती हैं, क्योंकि अभी आगे स्ट्रेस की बहुत लंबी कहानियाँ चलेंगी, तो उसके लिए ज़रूरी है स्ट्रेस क्या होता है एक बार माइंड में ये क्लियर करना। नहीं तो हम ग्राफ पढ़ रहे हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन का बीच में, इलास्टिसिटी आगे कि स्ट्रेस पर ये फ़र्क पड़ेगा, और अगर हमें स्ट्रेस ही नहीं पता होगा तो हमारे कंसेप्ट्स पूरे उड़ जाएंगे। तो ज़रूरी है स्ट्रेस एकदम क्लियर करना। अगर अभी भी समझ ना आया हो तो ये दोबारा से रीड कर लेना, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, और एक्सप्लेन मैंने ऑलरेडी कर ही दिया। फिर देखो टाइप ऑफ स्ट्रेसेस। अब ये स्ट्रेस कितने टाइप का होता है। द स्ट्रेस में बी नॉर्मल स्ट्रेस और शीयर स्ट्रेस। स्ट्रेस नॉर्मल भी हो सकता है और शीयर भी हो सकता है। अब नॉर्मल का क्या मतलब है। नॉर्मल का मतलब जो किसी भी सरफेस के
परपेंडिकुलर लगता हो। परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री पर। जैसे हमने अपनी फ़ोन के सरफेस पर ऊपर से एक फिंगर लगाई टच के लिए, तो ये फोर्स 90 डिग्री पे अगर होगी तो इसे हम बोलेंगे नॉर्मल फोर्स। 90 डिग्री वाली फोर्सेस को हम बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। तो स्ट्रेस दो टाइप का हो सकता है, नॉर्मल स्ट्रेस हो सकता है और शीयर स्ट्रेस हो सकता है। नॉर्मल स्ट्रेस इज द स्ट्रेस विच एक्ट्स इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द एरिया। देखो, नॉर्मल स्ट्रेस वो स्ट्रेस है जो हम परपेंडिकुलर लगाते हैं, यानी कि किसी भी सरफेस के 90 डिग्री पर लगाते हैं। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा। ये जो सिंबल है इसे हम सिग्मा बोलते हैं और स्ट्रेस को हम सिग्मा से दर्शाते हैं। द नॉर्मल स्ट्रेस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टेंसाइल स्ट्रेस एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस। अब ये जो नॉर्मल स्ट्रेस है इसे हम दो में डिवाइड कर सकते हैं। ये नॉर्मल स्ट्रेस या तो टेंसाइल हो सकता है या कंप्रेसिव हो सकता है। टेंसाइल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जब भी बाहर की साइड फोर्स लगेगी, पुल वाली फोर्स, पुल PULL यानी खिंचाव, जब पुल वाली फोर्स लगेगी, जैसे कुछ दरवाजे पे लिखा होता है ना पुश या पुल। पुश मीन्स अंदर की तरफ पुश करना और पुल मीन्स बाहर की तरफ। तो अगर पुल फोर्स होगी तो हम खींच रहे हैं, उसे अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो अगर ऐसी फोर्स होती है खिंचाव वाली, तो उससे जो स्ट्रेसेस आते हैं उसे हम बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। और अगर हम पुशिंग फोर्स लगाते हैं, यानी कि जब हम दूर की साइड उसे धकेलते हैं, तो उसे जो फोर्स डेवलप होती है उसे हम पुशिंग फोर्स बोलते हैं और उससे कंप्रेसिव स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं। टेंसाइल स्ट्रेसेस में पढ़ते हैं द स्ट्रेसेस इंड्यूस्ड इन अ बॉडी व्हेन सब्जेक्टेड टू टू इक्वल एंड ऑपोजिट पुल्स एज शोन इन फिगर। देखो, टेंसाइल स्ट्रेसेस वो स्ट्रेसेस हैं जब हम किसी बॉडी पर दो फोर्सेस लगाते हैं, इक्वल और ऑपोजिट। इक्वल और ऑपोजिट मीन्स दोनों का वैल्यू सेम है। अगर हम एक साइड 50 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं तो दूसरी साइड भी हम 50 न्यूटन की फोर्स लगाएंगे, लेकिन इनका डायरेक्शन ऑपोजिट होगा। डायरेक्शन ऑपोजिट किस सेंस में होगा? जैसे हमने किसी मटेरियल को बाहर की तरफ खींचा तो हमारा राइट हैंड दूसरी डायरेक्शन में जाएगा और लेफ्ट हैंड दूसरी डायरेक्शन में जाएगा। तो ये डायरेक्शन ऑपोजिट होंगी, पर फोर्स की वैल्यू, फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा। एज अ रिजल्ट ऑफ विच देयर इज एन इंक्रीज इन लेंथ। अब अगर हम ऐसा करेंगे कि दोनों हाथ से बाहर की तरफ फोर्स लगाएंगे तो किसी भी मटेरियल का साइज इंक्रीज हो जाएगा, उसकी लेंथ बढ़ जाएगी। इज नोन एज टेंसाइल स्ट्रेस। जब ये साइज लेंथ इंक्रीज हो जाती है इसे हम बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। यानी कि जब हम किसी बॉडी को खींचते हैं तो उसके अंदर जो भी फोर्सेस डेवलप होती हैं जो कि चेंज को रोकती है उसे हम बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। द रेशियो ऑफ इंक्रीज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ इज नोन एज टेंसाइल स्ट्रेन। अब जो चेंज हो रहा है लेंथ पे, सपोज किसी भी मटेरियल की लेंथ हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, अब हमने उसे इलोंगेट कर दिया, दोनों साइड फोर्सेस लगा के हमने उसकी लेंथ को इंक्रीज कर दिया। अब उसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर से 12 सेंटीमीटर हो गई। तो चेंज कितना आया? पहले 10 था, अब 12 हो गया, यानी कि 2 सेंटीमीटर का चेंज आया। तो ये इंक्रीज इन लेंथ होगा। उसे जब हम डिवाइड कर देंगे ओरिजिनल लेंथ, यानी कि जितनी लेंथ शुरुआत में थी 10 सेंटीमीटर, तो 2/10 ये हो जाएगा लीनियर स्ट्रेन या फिर टेंसाइल स्ट्रेन। स्ट्रेन होता है किसी भी डायमेंशन में जो चेंज आया है डिवाइड अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, यानी कि जो शुरुआत में था। जैसे हमने ये एग्जांपल देखा है, अगर किसी भी मटेरियल की स्टार्टिंग में लेंथ है 10 सेंटीमीटर, हमने उस पर फोर्स लगाई, उसकी लेंथ अब 12 हो गई, तो चेंज कितना आया? 2 सेंटीमीटर इंक्रीज हुई है, तो 2 चेंज आया, अपॉन ओरिजिनल करेंगे, ओरिजिनल था हमारे पास 10, 2/10 ये हमारे पास हो जाएगी वैल्यू टेंसाइल स्ट्रेन। द टेंसाइल स्ट्रेस एक्ट्स नॉर्मल टू द एरिया
एंड इट पुल्स ऑन द एरिया। अब जो टेंसाइल स्ट्रेस है वो नॉर्मल लगता है, नॉर्मल मीन्स वो भी 90 डिग्री पर लगता है किसी भी सरफेस के, और ये एरिया को पुल करता है। पुल मीन्स खींचना, एरिया खिंच जाता है उससे। जैसे आप फिगर में देख रहे होंगे सी और डी, जो राइट में फिगर है ना, ये दोनों देखो, हमने फोर्स लगाई इसमें दोनों साइड तो इसकी लेंथ इंक्रीज हो गई। आगे देखते हैं, इसमें एक सेक्शन दिख रहा है आपको इस फिगर में एक्स एक्स, ये एक्स एक्स सेक्शन दिख रहा है। अब इस एक्स एक्स सेक्शन के बारे में पढ़ते हैं। फिगर 1.2 shows us bar subjected to tensile force P at its end। हमने किसी भी बार, एक कोई बार ली, उस बार पर हमने फोर्स लगाई, टेंसाइल फोर्स बाहर की तरफ, एट इट्स एंड। कंसीडर ए सेक्शन एक्स एक्स। अब एक सेक्शन इसमें एक्स एक्स मानो जो कि बार को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। द पार्ट लेफ्ट टू द सेक्शन एक्स एक्स, अब जो पार्ट लेफ्ट में है यानी कि जिस साइड फोर्स लग रही है, विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ P इज इक्वल्स टू रेजिस्टिंग फोर्स। देखो इस बात का क्या मतलब है, जैसे हमने ये एक्स एक्स में सेक्शन काट दिया, बी फिगर देखो नीचे वाली, एक फोर्स लग रही है बाहर के साइड, और एक्स एक्स ये सेक्शन हमने काट दिया। जो ये चार एरोज हैं ये दूसरी साइड में लग रहे हैं, और इस फोर्स को हम बोलते हैं रेजिस्टिंग फोर्स। अगर इस बॉडी को इक्विलिब्रियम में रहना है, यानी कि अपने अंदर कोई चेंज नहीं लाना है, अपनी शेप चेंज नहीं करनी है, वैसा ही मेंटेन रखना है, तो ये जो लोड है P और रेजिस्टिंग फोर्स, अगर ये दोनों इक्वल रहें, दोनों की वैल्यू सेम रहे, तो कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि जितना हमने बाहर से फोर्स लगाई उतना अंदर से फोर्स लग गई और उसने चेंज को रेजिस्ट कर दिया, चेंज को रोक दिया। अगर ऐसा हो पा रहा है तो बॉडी के अंदर चेंज नहीं आएगा। बॉडी P और R बॉडी के अंदर इक्वल है, तो कोई भी चेंज नहीं आएगा, वो बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगी। लेकिन अगर रेजिस्टिंग फोर्स कम रह जाती है तो बॉडी के अंदर चेंज आ जाएगा। दिस इज शोन इन फिगर 1.2b। देखो ये एक्सप्लेन कर दिया मैंने 1.2b कि अगर ये दोनों फोर्सेस इक्वल रही, P आउटर लोड जो लगाया हमने, बाहर से लोड जो लगाया या फोर्स लगाई है, और जो रेजिस्टिंग फोर्स है चार एरो से बनी है, ये दोनों इक्वल रहेंगी, तो बॉडी में चेंज नहीं आएगा। सिमिलरली द पार्ट राइट टू द सेक्शन XX will be in equilibrium if P is equals to resisting force as shown in figure 1.2c। अब देखो हमने ये जो मेन था A फिगर, अभी हमने इसके लेफ्ट की बात की थी, अभी हम इसके राइट की बात करते हैं। तो राइट साइड में भी तो एक फोर्स लग रही थी P। ऊपर वाला डायग्राम देखो, कैपिटल P बाहर साइड फोर्स लग रही है, तो रेजिस्टिंग फोर्स उसके ऑपोजिट डायरेक्शन, उसके विपरीत दिशा में लग रही है। अगर ये वाली फोर्स जो रेजिस्टिंग फोर्स है इस P के इक्वल रही तो बॉडी के अंदर चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर ये फोर्सेस अनइक्वल हो गई, इक्वल ना रही, तो बॉडी की लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। इसमें भी ये बात लिखी है। कुल मिला के B और C फिगर अगर हम देखें तो बाहर से जितनी फोर्स लग रही हैं, ये दोनों अंदर से उतनी फोर्स लग के चेंज को रेजिस्ट कर दिया इन्होंने, यानी कि चेंज को रोक दिया, बॉडी के अंदर कोई चेंज नहीं आ पाया। दिस रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज स्ट्रेस और इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस। यानी कि आप समझ गए ना कि रेजिस्टिंग फोर्स क्या है, जो कि किसी भी बॉडी के अंदर चेंज नहीं लाने दे रही है। तो वो उसकी, जैसे आप समझ सकते हो पंचिंग बैग, हमने पंच मारा उस पर, वापस से अपनी पोजीशन में आ गया। तो ऐसा ही किसी भी मटेरियल के अंदर होता है कि वो कोई भी चेंज अपने अंदर नहीं लाने देता, अपनी ओरिजिनल शेप, ओरिजिनल साइज में आ जाता है। अगर रेजिस्टिंग फोर्स उसके अंदर आउटर फोर्स, आउटर लोड के कंपैरिजन में सेम है, दोनों इक्वल रहेंगी तो चेंज नहीं आ रहा है, और अनइक्वल हो जाएंगे तो चेंज आ जाएगा। फिर देखो टेंसाइल स्ट्रेस इज इक्वल टू सिग्मा, सिग्मा से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्ट्रेस को, तो टेंसाइल स्ट्रेस इज इक्वल टू सिग्मा, इक्वल हो जाएगा रेजिस्टिंग फोर्स R है अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया। अब टेंसाइल लोड के भी इक्वल हो जाएगा ये, क्योंकि बाहर भी तो फोर्स लग रही है,
P अपॉन ए। तो सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी P अपॉन ए, यानी कि जितना लोड लग रहा है अपॉन एरिया। एंड टेंसाइल स्ट्रेन यानी कि चेंज इन लेंथ अपॉन टोटल लेंथ, ये इक्वल हो जाएगा इंक्रीज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, DL अपॉन L। यहाँ से ही चीज़ें क्लियर। हमने स्ट्रेसेस देखा कि स्ट्रेस दो टाइप के हैं, नॉर्मल और शियर। नॉर्मल में हम दो पढ़ रहे हैं, एक टेंसाइल और एक कंप्रेसिव। टेंसाइल बाहर की साइड जो लग रहा है, और टेंसाइल स्ट्रेस का फॉर्मूला हो जाएगा रेजिस्टिंग फोर्स अपॉन एरिया। अब रेजिस्टिंग फोर्स तो बाहर वाली फोर्स के इक्वल है, जितना लोड हमने लगाया, जितनी फोर्स हमने लगाई थी P, तो इस केस में P अपॉन ए हो जाएगा। ये होता है सिग्मा इज इक्वल्स टू स्ट्रेस, जो कि इक्वल हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया। दूसरी चीज़ हमने इसमें स्ट्रेन देखा, टेंसाइल स्ट्रेन इक्वल हो गया लेंथ में कितना चेंज आ रहा है अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो यहाँ से हमें टेंसाइल स्ट्रेस एकदम क्लियर। आगे बढ़ते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेस। द स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन अ बॉडी when subjected to two equal and opposite pushes is shown in figure 1.3। आगे फिगर है, देखते हैं। As a result of which there is a decrease in length of the body। अब देखो, हमने पहले ही पढ़ा है कि कंप्रेशन टेंशन का एकदम उल्टा होता है, संपीड़न तनाव का एकदम उल्टा है, क्योंकि इसमें हम अंदर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं। टेंशन में बाहर की तरफ लगा रहे थे और कंप्रेशन में अंदर की तरफ लगा रहे थे, और हम इक्वल फोर्सेस लगाते हैं इसमें। एज अ रिजल्ट ऑफ विच देयर इज डिक्रीज इन लेंथ ऑफ द बॉडी। अब अंदर की साइड फोर्स लगाएंगे तो लेंथ कम हो जाएगी, किसी भी बॉडी की लेंथ कम हो जाएगी, इज नोन एज कंप्रेसिव स्ट्रेस। अब ये जो स्ट्रेस आया बॉडी में, इस स्ट्रेस का नाम हमने रख दिया कंप्रेसिव स्ट्रेस। एंड इज द रेशियो ऑफ डिक्रीज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ इज नोन एज कंप्रेसिव स्ट्रेन। जो लेंथ में कमी आई है अपॉन टोटल लेंथ जितनी शुरुआत में थी, अगर हम इसका रेशियो निकालते हैं तो इस रेशियो का नाम है कंप्रेसिव स्ट्रेन। जैसे टेंसाइल स्ट्रेन था, वैसे ही हमने कंप्रेसिव स्ट्रेन भी फाइंड किया। द कंप्रेसिव स्ट्रेस एक्ट्स नॉर्मल टू द एरिया एंड इट पुशेस ऑन द एरिया। अब जो कंप्रेसिव स्ट्रेस है वो भी नॉर्मल लगता है, वो भी 90 डिग्री पर लगता है, और नॉर्मल एरिया के, और एरिया को पुश करता है। पुश मीन्स अंदर की तरफ पुश करता है। लेट एन एक्सियल फोर्स एक्सियल पुश P एक्टिंग ऑन अ बॉडी इन क्रॉस सेक्शनल एरिया A ड्यू टू एक्सटर्नल पुश P, लेट द ओरिजिनल लेंथ L ऑफ द बॉडी डिक्रीजेस बाय DL। अभी हम डायग्राम देखेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। देखो, सबसे पहले डायग्राम देख लो 1.3 का A। ये फिगर है हमारे पास। हमने दोनों साइड फोर्स लगाई अंदर की तरफ, दोनों P के एरो अंदर की तरफ जा रहे हैं, तो अंदर की साइड हमने फोर्स लगाई। अब एज अ रिजल्ट क्या होगा, ये बॉडी पुश हो जाएगी, दब जाएगी, तो इसकी लेंथ कम हो जाएगी। सेम चीज़ जो इसमें हमने पढ़ी थी, बी पोर्शन देखो, एक अंदर फोर्स लगी है P, दूसरी साइड भी रेजिस्टिंग फोर्स लगी है, जो कि इस चेंज को अंदर जाने से रोक रही है, धक्का लगा रही है बाहर की तरफ। ये लेफ्ट पोर्शन की बात है। राइट पोर्शन की बात देखें तो राइट में फोर्स लग रही थी, रेजिस्टिंग फोर्स, दूसरी साइड फोर्स लगा रही है कि बॉडी में चेंज नहीं आने देंगे हम। ऐसे ही जब हम बी और सी को कंबाइन करके डायग्राम बनाते हैं तो देखो, दोनों साइड से आर लग रही है और बाहर से P लग रही है, दोनों एंड पर P है और अंदर से R, तो ये रेजिस्टिंग फोर्स है। अब सबसे ऊपर पहुंचो, देखो सिग्मा इज इक्वल्स टू रेजिस्टिंग फोर्स R अपॉन A। R अपॉन A है, लेकिन R तो इक्वल है पुश के, क्योंकि बॉडी में चेंज अगर नहीं आ रहा है तो ये P रहेगा, तो सिग्मा इज इक्वल्स टू P अपॉन A। टेंसाइल में भी वही हुआ था, लोड अपॉन एरिया P अपॉन A, ऐसे यहाँ पर सिग्मा इज इक्वल्स टू P अपॉन A। कंप्रेसिव स्ट्रेन इज गिवन बाय डिक्रीज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अगर जैसे हमने 10 सेंटीमीटर का कोई मटेरियल है, हमने माना उसे, अब हमने उस पर टेंशन ना लगा के कंप्रेशन लगाया, दोनों साइड से अंदर की तरफ फोर्स लगाई, उसकी लेंथ 10 थी, अब डिक्रीज होके 8 हो गई, तो चेंज इन लेंथ कितना आया 2 सेंटीमीटर। 2
अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल शुरुआत में 10 सेंटीमीटर थी तो 2/10। अब लेंथ कम हुई है तो हम इसे माइनस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, -2/10। तो ये कंप्रेशन है, नेगेटिव साइन बताता है कि ये कंप्रेसिव फोर्स है। ठीक है, अब कंप्रेसिव फोर्स भी हमें क्लियर, फॉर्मूला सेम है, सिग्मा इज इक्वल्स टू P/A, और स्ट्रेन भी है DL/L, यानी कि चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। स्ट्रेसेस हमने दो टाइप के देखे, नॉर्मल में टेंशन और कंप्रेशन, और दूसरा हमने देखा था शियर। अब पढ़ लेते हैं शियर स्ट्रेस क्या है। द स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन अ बॉडी when subjected to two equal and opposite forces which are acting tangentially across the resisting section as shown in figure 1.4। देखो 1.4 में आपको फिगर दिख रही है, स्टार्टिंग में पहली फिगर में ये दोनों मटेरियल एक जगह पर फिक्स हैं, लेकिन जब हमने फोर्स लगाई P एक ऊपर वाले मटेरियल पर और एक नीचे वाले मटेरियल पर, तो ये स्लाइड हो गए, एक दूसरे पर फिसल गए। तो जब फिसलते हैं तो इससे जो फोर्स लगती है एक दूसरे की सरफेस पे, उसे हम बोलते हैं शियर स्ट्रेस। अब जब भी हम किसी भी बॉडी पर इक्वल फोर्सेस लगाते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, जो कि टेंजेंशियल फोर्स है, यानी कि अलोंग द टेंजेंट लग रही है, जो कि सेक्शन को रेजिस्ट करेगी, इस फोर्स को हम बोलते हैं शियर स्ट्रेस। एज अ रिजल्ट ऑफ which the body tends to shear off across the section। इसके कारण बॉडी shear off हो जाती है। shear means अभी फिलहाल इतना ही समझो कि जब बॉडी एक दूसरे पर रगड़ जाती है तो ये जो फोर्स है, इस फोर्स को हम बोलते हैं shear फोर्स। और इस फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए बॉडी जो अपने अंदर फोर्स क्रिएट कर देती है, फोर्स बना देती है, उस फोर्स को हम बोलते हैं, उस स्ट्रेस को हम बोलते हैं shear stress। The corresponding strain is known as shear strain। अब इसमें जो स्ट्रेन आता है, यानी कि चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, उस चेंज को हम बोलते हैं shear strain। The shear stress is the stress which acts tangential to the area, यानी कि सरफेस के पैरेलल लगता है, इसे हम बोलते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस या फिर shear stress। It is represented by tau। देखो ये आपको फिगर दिख रही है ना, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, एक सिंबल लिखा है, इस सिंबल का नाम है टाउ, टाउ बोलते हैं इसे। तो ये शियर स्ट्रेस है। हमें स्ट्रेस की पूरी कहानी क्लियर है यहाँ से कि स्ट्रेस दो टाइप के थे, नॉर्मल थे और शियर था। नॉर्मल में हमने दो पार्ट्स पढ़े, टेंशन और कंप्रेशन। आगे पढ़ते हैं स्ट्रेन। स्ट्रेन की बस हम आज डेफिनेशन पढ़ेंगे, डिटेल में हम इसे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। स्ट्रेन में लिखा है व्हेन अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू सम एक्सटर्नल फोर्स देयर इज सम चेंज ऑफ डायमेंशन ऑफ द बॉडी। जब भी किसी बॉडी पर हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो बॉडी की डायमेंशन, यानी कि बॉडी की शेप और साइज में चेंज आता है। द रेशियो ऑफ द चेंज ऑफ डायमेंशन ऑफ द बॉडी टू द ओरिजिनल डायमेंशन इज नोन एज स्ट्रेन। यानी कि बॉडी के अंदर जितना चेंज आया है वो डायमेंशन अपॉन जितनी ओरिजिनल डायमेंशन थी, अगर हम इसका रेशो निकालें तो इस रेशो को हम बोलते हैं स्ट्रेन। अब ये जो स्ट्रेन है ये डायमेंशन लेस है, यानी कि इसकी कोई यूनिट नहीं होती। यूनिट क्यों नहीं होती? क्योंकि अगर हम लेंथ का देख रहे हैं, वही एग्जांपल देख लेते हैं, 10 सेंटीमीटर था, कंप्रेशन फोर्स लगाई तो वो 8 हो गया, चेंज आया 2 सेंटीमीटर अपॉन टोटल लेंथ थी 10 सेंटीमीटर, तो न्यूमरेटर में भी सेंटीमीटर, डिनोमिनेटर में भी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, यानी कि कोई यूनिट नहीं बची, इसलिए ये डायमेंशन लेस है। बस इतना देख लेते हैं कि स्ट्रेन के टाइप क्या क्या है। टेंसाइल स्ट्रेन सबसे पहला, फिर नेक्स्ट कंप्रेसिव स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और शियर स्ट्रेन। टेंसाइल स्ट्रेन है, कंप्रेसिव स्ट्रेन है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है और शियर स्ट्रेन है। ये चार हमें स्ट्रेन पढ़ने हैं, डिटेल में इन्हें भी हम स्टडी कर लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्ट्रेन कितने टाइप के हैं इसे अच्छे से समझ लेंगे। बाकी स्ट्रेसेस क्लियर, स्ट्रेन का हमने इंट्रोडक्शन ले लिया।
नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करते हैं स्ट्रेन। थैंक यू।